Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in this video, I will be discussing about 12th Commerce Maths 1 का चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसका 9 मार्क का वेटेज है. मैं पूरा आपको 1-2 घंटे के वीडियो में पूरा रिवाइज करवा के दूंगा. अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है, ये चैप्टर आपको टफ जा रहा है, आप ये पूरा वीडियोस देख लेना, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. एक एक करके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो पहला कॉन्सेप्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. अब टैंजेंट का स्लोप क्या होता है पहले वो समझो. तो कोई भी सपोज फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस पर सपोज एक पॉइंट है a कॉमा बी, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज पॉइंट p ऑन दैट कर्व. जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है. हमको अभी x का वैल्यू दिया है 1 है सपोज, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 कितना? 2. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना? 2. तो ये जो स्लोप होता है इसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. क्या होता है इसका दूसरा नाम? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. क्लियर? सिंपल भाषा में आप ऐसे याद रखो, ये आपने एक कर्व बनाया, तो जो इसका स्लोप आएगा उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट. नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल होता है टैंजेंट से परपेंडिकुलर. नॉर्मल इज बेसिकली टैंजेंट से परपेंडिकुलर. ये आपका टैंजेंट है, अगर यहाँ पे आपने एक लाइन बनाया तो इस लाइन से वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू टैंजेंट. बेसिक कॉन्सेप्ट समझा? हाँ सर. अब कुछ आपको बेसिक स्ट्रेट लाइंस पता होना चाहिए इसका सम सॉल्व करने के लिए. कोई भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ए बाई बी. व्हाट इज लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला? माइनस ऑफ ए बाई बी, या सिंपल भाषा में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला? माइनस ऑफ ए बाई बी या माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई. अगर सपोज दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2 है, तो उसका आपको रिजल्ट याद रखना है. दो परपेंडिकुलर लाइन का रिजल्ट होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, या आप सिंपल भाषा में याद रख सकते हो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. क्या याद रखोगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. वैसे ही अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है. दो लाइन पैरेलल होता है, स्लोप्स क्या होता है? इक्वल होता है. स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ए बाई बी, विच मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. उसके बाद अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करना है तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का. किसका फॉर्मूला यूज करते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म का. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला? अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. अगर सपोज एक पॉइंट है जो इस कर्व पे लाई हो रहा है, तो अगर कोई पॉइंट कर्व पे लाया होगा तो अगर आप उसके इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए. देखो मैंने क्या लिखा है. इफ अ कर्व और ए लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट P, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व और लाइन. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर आपको टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो टैंजेंट का स्लोप मतलब आपको डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव में आप पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो जो भी क्वेश्चन ने बोला है. सो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज गिवन बाय dy बाई डी एक्स. व्हाट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट? dy बाई डी एक्स. और अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला तो आपको करना है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. क्या करना है आपको? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज dy बाई डी एक्स. स्लोप ऑफ टैंजेंट इज dy बाई डी एक्स. व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने का. सबको ये समझा कॉन्सेप्ट? सिर्फ वापस एक बार बताओ. कोई भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है. सिंपल भाषा में दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो m1 किसके इक्वल रहता है? m2 के इक्वल रहता है. अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? स्लोप पॉइंट फॉर्म का. फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. अगर आपका लाइन पे एक पॉइंट लाई हो रहा है a कॉमा b, तो अगर आप उसके इक्वेशन में डालोगे तो वो उसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का स्लोप ढूंढना है तो फॉर्मूला इज dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P. अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ढूंढना है, नॉर्मल का स्लोप, तो फॉर्मूला इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स या -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. समझ गया? हाँ सर. अब देखो इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ.
पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये 4.1 का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। तो ये आपको इक्वेशन दिया, इसका नॉर्मल और टैंजेंट आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला काम हम ढूंढते हैं इक्वेशन ऑफ क्या, टैंजेंट। क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, स्लोप ऑफ टैंजेंट, जो डिनोट होता है एम टी से। कैसे ढूंढेंगे इसको सर, तो जो भी इक्वेशन दिया उसका डेरिवेटिव करने का। सो हमारा इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, सर हमारा इक्वेशन है डी बाई डी एक्स। बोलो इक्वेशन क्या दिया है सर, इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करो। व्हाट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया। अब इसका स्लोप आप ढूंढोगे जब x का वैल्यू कितना है, सर x का वैल्यू यहाँ पे है 1,3 में x का वैल्यू इज़ 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो। बोलो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 1, तो दिस विल बिकम 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या आया, सो सर डी वाई बाई डी एक्स हमको 5 आया। ये सबको समझा, हाँ सर। अब हम बना सकते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होएगा, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का सर, तो सर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए इसको आप स्लोप बोलने का, एम बोलने का, तो फॉर्मूला क्या आएगा बोलो सर, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज़ करने का। तो y माइनस व्हाट इज़ y1, सर y1 और x1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो 1 आपका x1 है, 3 आपका y1 है, तो y माइनस y1 का मतलब y माइनस 3। स्लोप के जगह पे कितना लिखोगे 5, x माइनस x1 कितना बच्चा लोग 1। इसको भी ओपन करो, दिस विल बिकम y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 1 ज़ा 5। अब ये सारे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 5x माइनस वाई, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, तो माइनस 5 प्लस 3 विल बिकम माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सर वापस एक बार टैंजेंट बताओ क्या किया। टैंजेंट के लिए पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया उसका स्लोप ढूंढना है। तो स्लोप ढूंढने का मतलब होता है डेरिवेटिव करने का। तो इसका डेरिवेटिव हमने किया तो हमें आया 6x माइनस 1। अब इसमें x का पॉइंट है मिसिंग और क्वेश्चन ने x का वैल्यू दिया है कितना 1, तो इसमें 1 पुट करो। 6 1 ज़ा 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो ये आपका स्लोप आया। तो मतलब जो डेरिवेटिव आया उसी को हम स्लोप बोलते हैं। टैंजेंट निकालने का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 कितना है आपका 3, x1 कितना है 1, सो दिस विल बिकम y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की जगह पे 5 और ये x माइनस 1, सॉल्व करके आंसर आ गया। अब जाते हैं हम नॉर्मल के पास। इक्वेशन ऑफ हमें क्या बनाना है, नॉर्मल। देखो नॉर्मल बहुत इजी है। नॉर्मल का पहले तो आपको स्लोप ढूंढना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चा लोग, सर बहुत इजी है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। इसका नोटेशन होता है mn। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, सर जो भी आंसर हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट का आया था उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देने का। तो सर हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आया था 5 आया था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/5। बोलो ये समझा, हाँ सर। देखो ना स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको क्या आया था 5 आया था, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा -1/5। अब आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम फॉर्मूला यूज़ करने का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी क्या होता है फॉर्मूला बच्चा लोग, सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप यूज़ करो तो y रहेगा, y1 के जगह पे कितना आएगा सर, y1 x1 सेम ही है, y1 की जगह पे 3 रहेगा। m कितना है अभी आपका -1/5 और x माइनस x1 कितना था आपका 1 था। अब आप ये 5 को ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट इज़ 5 इंटू वाई 5y, व्हाट इज़ 5 3 ज़ा 15। अब ये पूरे टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट इज़ -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, व्हाट इज़ -1 इंटू -1 +1। अब ये दोनों टर्म को आप लेफ्ट में भेज दो, क्या आ जाएगा, देयरफॉर x प्लस 5y -15 है और ये +1 जाके माइनस हो जाएगा तो -15 - 1 इज -16 इक्वल टू 0। दिस इज़ नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा क्या सबको, हाँ सर।
तो वापस एक बार बताओ सर नॉर्मल कैसे किया। तो नॉर्मल के लिए जो भी आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा ना, उसका जो भी स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेगा। तो फाई का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/5। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला सेम ही लिखने का, खाली स्लोप के जगह पे -1/5 डाल देने का। तो y1 3 था, x1 1 था। अब ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5y - 15। ये पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x + 1 हो जाएगा। ये पूरे टर्म को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा x + 5y - 16 = 0। क्लियर हो गया? हाँ सर। आ जाओ एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ इसका। ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसका सिर्फ 2 सम आप समझ जाओ, अगर आया तो आपको करने को आना चाहिए। ये इक्वेशन है, सेम करना है। पहले हमको ढूंढना है इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए वापस बच्चा लोग पहले क्या ढूंढना पड़ेगा सर? तो पहले ढूंढना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट होता है सर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट होता है mt से। क्या करना रहता है सर? इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एट x = कितना 1, क्योंकि यहाँ पे 1,1 दिया ना पॉइंट। हाँ, अब डेरिवेटिव करते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन सर? 2x² + 3y² = 5। इसको डिफ्रेंशिएट करो। कैसे करोगे देखो ध्यान से। तो 2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो। कैसे आएगा ध्यान से देखो। 2x² का डेरिवेटिव बोलो सर 4x, 3y² का डेरिवेटिव 6y dy/dx। 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अभी क्या करोगे आप, 6y dy/dx को लेफ्ट में ही रखो, आप 4x को राइट में शिफ्ट कर दो। 4x उधर जाके -4x हो जाएगा। अब क्या होगा बोलो सर, dy/dx हो जाएगा -4x / 6y। क्या अभी आपको x और y का वैल्यू मालूम है? हाँ सर 1,1 है, तो डाल दो x और y की जगह पे 1 और 1। तो -4 × 1 -4, 6 × 1 6। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आया, -2/3। सो जो आपका डेरिवेटिव आया है वो आया है -2/3। मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया। सो व्हाट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट है -2/3। यहाँ पे आप x = 1 के जगह पे लिखो एट पॉइंट 1,1, ये बेटर रहेगा। तो 1,1 पे आपको -2/3। सर एक बार वापस बताओ। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x, 3y² का डेरिवेटिव होता है 6y, और y आया तो dy/dx, और 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हमें तो dy/dx चाहिए, तो ये टर्म को लेफ्ट में रखो, इसको आप भेज दो उधर। 0 में से 4x गया तो -4x, -4x के नीचे 6y आ जाएगा। 4 2 2 होता है और ये 3 अगर आपको छोटा करना है तो आप कर सकते हो। इसमें भी x और y मिसिंग है, तो हमें x और y का पॉइंट दिया ना 1,1, डाल दो। -4 × 1 is -4, 6 × 1 is 6। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, -2/3। ये आपका dy/dx आ गया। अब बन सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ सर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे बनाने का? तो सर फॉर्मूला यूज़ करने का, स्लोप पॉइंट फॉर्म का। किसका फॉर्मूला यूज़ करोगे बच्चा लोग? स्लोप पॉइंट फॉर्म का। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला? सर y - y1 = m × x - x1। अभी करो सॉल्व। सो व्हाट इज y1 और x1? सर y1 और x1 तो यही रहता है 1,1, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो सर? y - 1 = व्हाट इज स्लोप? सर स्लोप है हमारा -2/3, और x - x1 भी 1 ही है। अब ये जो 3 है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलो 3 × y 3y, 3 1 = 3। यहाँ पे -2 × x -2x, -2 × -1 is +2। अब ये पूरे टर्म को आप लेफ्ट में भेज दो, तो ये हो जाएगा -2x इधर आके +2x + 3y, +2 इधर आके -2, तो -3 - 2 is -5 = कितना, 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल का करते हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए सबसे पहला चीज़ बच्चा लोग क्या चाहिए? सो सबसे पहला चीज़ हमको स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालना तो इसका बहुत ईजी है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो कैसे निकालोगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसको हम mn बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल सर? -1 / स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो व्हाट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चा लोग? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिला था -2/3, वो नीचे लिख दो। तो देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 3/2। बहुत ईजी है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। जो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने का। तो -2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल इज 3/2। समझा? अब फिर से इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के लिए सेम फॉर्मूला, y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। सो अभी क्या होगा सर, y - y1 तो 1 ही है, x - x1 भी 1 है। स्लोप के जगह पे क्या लिखने का सर, 3/2 लिखने का।
अब ये जो पूरा टर्म है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज़ 2 इंटू वाई, 2y, 2 1 ज़ा 2, और ये जो पूरा है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ 3 इंटू एक्स, 3x, और 3 1 ज़ा कितना 3। अब ये सारे टर्म्स को आप इधर लेके चले जाओ, जहाँ पे भी x पॉजिटिव है उधर सबको भेज देने का। तो 3x प्लस 2 है, उधर जाके -2y, -3 इधर ही रहेगा, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू कितना 0। तो क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 3x -2y -1 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा क्या सर? पूरा एक बार वापस बताओ। देखो, आपको सबसे पहले टैंजेंट के लिए इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप हमने निकाला ये मेथड से 2x, ये आपका इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो 2x² का डेरिवेटिव 4x हो गया, 3y² का 6y, और y का डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 6y dy/dx को लेफ्ट में रखो, प्लस 4x राइट में जाके -4x हो जाएगा, -4x डिवाइड किससे हो जाएगा 6y से। अब x और y दोनों के वैल्यूज़ 1 है, तो -4 इंटू 1 इज़ -4, 6 इंटू 1 इज़ 6, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया -2/3, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y1 भी 1 था, x1 भी 1 था, और स्लोप -2/3 था, इसको सॉल्व करके इक्वेशन आ गया। अब सिमिलरली नॉर्मल के लिए क्या करने का, जो भी टैंजेंट का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल इज 3/2। अब फिर से y1 1 ही है, x1 1 ही है, खाली स्लोप की जगह पे कितना लिखने का 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू y - 1 इज 2y - 2, 3 इंटू x - 1 इज 3x - 3। अब ये सारे टर्म्स को इधर भेज दो, तो 3x ऐसे रहेगा, प्लस 2y उधर जाके -2y हो गया, -2 उधर जाके +2 हो गया, तो -3 + 2 इज -1, तो आंसर आ गया 3x - 2y - 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट सबको? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकेंड पार्ट देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, तो अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, f' निकाला, अगर वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 आया, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, अगर वो 0 से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। समझा? कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने किया और अगर वो 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें होता क्या है, जनरली 2 टर्म्स आपको आएगा, उसका अगर प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो गया तो इसमें 2 केस एग्जिस्ट करेगा, a भी 0 से बड़ा और b भी 0 से बड़ा। सिमिलरली दूसरा केस क्या पॉसिबल है, a भी 0 से छोटा और b भी 0 से छोटा। समझा? अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, a इंटू बी करके ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब आइदर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा मतलब है a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। सिमिलरली अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब a इंटू बी 0 से छोटा आता है, तो इसका मतलब या तो a 0 से बड़ा रहेगा तो b 0 से छोटा, या फिर a 0 से छोटा रहेगा तो b 0 से बड़ा। वापस इसको रिवाइज करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो उसका इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। केसेस क्या पॉसिबल है, अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होता है, a इंटू बी करके ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब आइदर a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा पॉसिबिलिटीज है दोनों ही लेस देन 0 होगा। और अगर डिक्रीजिंग है, दोनों का वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव अगर आता है, तो नेगेटिव के केस में आपको याद रखना है कि या तो एक a 0 से बड़ा होगा तो b 0 से छोटा होगा, या तो a 0 से छोटा होगा तो b 0 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। अब देखो इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर्ली समझेगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है 2-3 मार्क के लिए, इसके क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट इसका भी, देखो ध्यान से। सो अपने पास क्वेश्चन है पहला, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। पहला क्वेश्चन देखो सब लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² + 12x - 36, 16x बिलोंग्स टू R। तो क्या दिया है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² + 12x - 16। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे लोग, सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बोलो व्हाट इज x³ का डेरिवेटिव, 3x²। व्हाट इज 6x² का डेरिवेटिव, तो सर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 = 12x हो जाएगा, 12x का डेरिवेटिव 12 और 16 का डेरिवेटिव 0। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, सर ये सारे नंबर्स है ना 3 के डेल में जाते हैं, तो इसमें 3 आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बोलो, x² - 4x प्लस कितना 4,
अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, ये कुछ तो है सर, ये क्या है, तो ये होता है x माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो ना, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, x का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और इधर माइनस साइन है तो माइनस डाल दो, ये भी समझा। तो ये आया आपको f डैश ऑफ x। अब देखो, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, अगर मैंने सपोज इसमें कुछ भी वैल्यूज डाला, 1 डाला, व्हाट इज 1 माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर अगर आप x के अंदर पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, सर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब सिंपल भाषा में क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, r। बोलो, ये समझा सबको? हाँ सर एक बार वापस बताओ। देखो, ये आपका क्वेश्चन था, इसका आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। इसमें से मुझे 3 कॉमन दिखा, उसको बाहर निकाला तो अंदर आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये कुछ तो है, क्या ये x स्क्वायर, सर x का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और मिडल साइन माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 द होल स्क्वायर। सर स्क्वायर आया, कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब जो भी इसका आंसर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू आया तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, r। क्लियर हो गया? हाँ सर। एक सेकेंड वाला भी बताता हूँ। सेकेंड देखो, सेकेंड दिया f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स, और फिर से बोला है x किसको बिलोंग कर रहा है, r। r मतलब रियल नंबर के सेट को। अब वापस चेक करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बोलो, व्हाट इज x का डेरिवेटिव, सर 1। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, सर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज माइनस इंटू माइनस, सर माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। ये सबको समझा? हाँ सर। अब ये तो समझ गया सबको? हाँ सर। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सर एक्स स्क्वायर। अगेन, कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब जो एफ डैश ऑफ एक्स है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमेशा क्या आएगा सर, सर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर करो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्रोवाइडेड, खाली कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इधर आप 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 को छोड़ के बाकी आप कुछ भी लो, ये हमेशा आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है ना। 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 0 से बड़ा है। माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1, तो भी आंसर 0 से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे ये इंप्लाई होता है कि एफ ऑफ एक्स इज विच फंक्शन, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो, समझा सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है। वापस एक बार बताओ सर, व्हाट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, व्हाट इज 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नीचे एक्स स्क्वायर है बच्चा लोग, तो थोड़ा ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव रहता है, इतना तो आई होप सबको पता है। तो ये वाला वैल्यू आपको मालूम है कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा, खाली ये जो वैल्यू है ना 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम लोग को ये पता है कि फंक्शन का आंसर 0 से बड़ा आएगा। अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है उसका मतलब फंक्शन कौन सा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सबको समझा? हाँ सर। अभी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से वैल्यूज पे होगा ढूंढने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय आते हैं ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना 1। अब इसका डेरिवेटिव बोलो सर। डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। व्हाट इज 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर। व्हाट इज 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 15 टू 30 तो 30x। एंड व्हाट इज 36x का डेरिवेटिव 36। ये समझा? हाँ सर। फिर से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ सर, इसके अंदर 6 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे। व्हाट इज 1 6 जा 6, बीच में 5 चाहिए तो करो 3 और 2 जा, तो एक आएगा x माइनस 3, एक आएगा x माइनस 2। ये सबको समझाना। देखो 6 का 2 फैक्टर चाहिए और बीच में 5 चाहिए, तो क्या होता है 3 2 जा होता है, और माइनस 5 चाहिए तो दोनों का साइन माइनस कर दो, तो ये आ गया। अब आपको क्या बोला है सर, सर हमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज़ विच फंक्शन, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है,
इसका मतलब उसका जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मतलब उसका जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। हाँ सर। अब सर आपने हमें एक चीज़ बताया था, ध्यान से देखो, व्हाट इज़ पहले एफ डैश ऑफ एक्स। सर एफ डैश ऑफ एक्स है 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये जो 6 है इधर जाके तो 0/6 0 ही होगा, तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये भी सबको समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब सर यहाँ पे दो टर्म्स है और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था इफ़ ए बी ग्रेटर देन 0 तो दो केस एग्जिस्ट होगा। केस 1 ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं ए ग्रेटर देन 0 का मतलब सर यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। अब दोनों का ही साइन अगर ग्रेटर देन है ना तो सिर्फ वो सोल्यूशन लेने का जो दोनों में से बड़ा है। तो x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 2 में बड़ा क्या है सर, x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा लोग, x ग्रेटर देन 3 आएगा। सबको ये समझा? हाँ सर। अब सेकेंड देख दो, सेकेंड केस क्या है सर, सेकेंड केस है a लेस देन 0 एंड b भी क्या, लेस देन 0। तो अब क्या बोलोगे, बोलो सर आइदर x माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो इधर से आ जाएगा x लेस देन 3, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 2। अब दोनों ही लेस है तो दोनों में से छोटा लेने का, तो x लेस देन 3 और x लेस देन 2 में छोटा क्या है, तो यहाँ से सर छोटा आएगा, दैट इज क्या बोलो सर आएगा, दैट इज x लेस देन 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर, एक आएगा x ग्रेटर देन 3 और एक आएगा x लेस देन 2। ये दो जगह पे आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। एक बार वापस समझो पूरा, आपका फंक्शन इज 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। इसका आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो 2x³ का आ गया 6x², 15x² का आ गया 30x और 36x का आ गया 36। इसमें 6 कॉमन है तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा x², 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, तो 6 के दो फैक्टर होता है 3 2 जा, तो एक लिखने का x माइनस 3, एक लिखने का x माइनस 2। अब बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर देन 0 रखो। तो एफ डैश ऑफ एक्स के यहाँ पे ये लिखा दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ 0 डिवाइड बाई 6 इज 0 इटसेल्फ, तो ये उधर जाके 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स के में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऐसा होता है तो आपको क्या बोलना है, ए बी ग्रेटर देन 0। तो ए बी ग्रेटर देन 0 का केस क्या था, पहला केस या तो ए बी 0 से बड़ा होगा और बी भी 0 से बड़ा होगा, तो ए मतलब x माइनस 3 को 0 से बड़ा रखो, b मतलब x माइनस 2 को 0 से बड़ा रखो। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, यहाँ से x ग्रेटर देन 2। अब दोनों का साइन ग्रेटर है तो दोनों में से जो बड़ा है वो लेने का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 3। वैसे ही दूसरा केस a भी 0 से छोटा, b भी 0 से छोटा, तो आइदर x माइनस 3 0 से छोटा, आइदर x माइनस 2 0 से छोटा, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 3, x लेस देन 2। अब छोटा है तो दोनों में से छोटा लो, तो दोनों में से छोटा क्या है, x लेस देन 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। और एक समझो, वही है इंक्रीजिंग फंक्शन बोला हुआ है, आपको x का वैल्यूज ढूंढना है। वापस आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव बोलो, 2x³ का डेरिवेटिव सर 6x², 15x² का डेरिवेटिव 30x और 144x का डेरिवेटिव 144। अगेन इसमें कुछ कॉमन है सर, 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x² माइनस 5x एंड 144 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 24। ठीक है, अब वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 1 इंटू 24 क्या होता है बच्चा लोग, सर 24। दो फैक्टर चाहिए बीच में -5, तो 8 3 जा, बड़े नंबर का साइन माइनस, छोटे नंबर का साइन प्लस, क्योंकि बीच में -5 चाहिए। तो एक क्या लिखोगे सर, x माइनस 8, एक क्या लिखोगे x प्लस 3। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया, ये सबको समझा। फिर से क्या बोला है क्वेश्चन है सर, बोला है क्वेश्चन है f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या बोलने का सर, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जो उसका एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, 6x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। वापस आप 6 को उधर भेज दो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, आइदर x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अगेन देखो ये कौन सा केस बन गया सर, दो टर्म्स के में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप फिर से क्या बोलोगे सर, हम फिर से बोलेंगे इफ़ ए बी
ग्रेटर देन जीरो, तो केस वन बोलो सर। कभी भी ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो आता है तो केस वन होता है आइदर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो यहाँ से क्या आएगा सर, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो जाएगा x माइनस एट ग्रेटर देन जीरो एंड सेकेंड हो जाएगा x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो अब बोलो यहाँ से क्या करोगे सर, x का वैल्यू इधर से 8 आ जाएगा, इधर से x का वैल्यू माइनस थ्री। सर आपने बोला था जब दोनों का साइन ग्रेटर रहेगा तो कौन सा सोल्यूशन लेगा, जो बड़ा है। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो बच्चा लोग, सर x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। सो दिस इज योर केस वन। नाउ विल मूव टू केस टू। केस टू क्या था बच्चा लोग, सर केस टू था दोनों जीरो से छोटा। तो इफ़ a लेस देन जीरो एंड b लेस देन जीरो, तो यहाँ से अभी क्या बोलोगे सर, x माइनस एट जीरो से छोटा है एंड x प्लस थ्री जीरो से छोटा है। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन एट, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन माइनस थ्री। सर जब दोनों जीरो से छोटा होता है तो छोटा वाला आंसर लेने का, तो क्या लेने का यहाँ से सर, आंसर विल बी x लेस देन माइनस थ्री। तो ये मिल गया इसका फाइनल आंसर। तो क्या बोलने का, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x लेस देन माइनस थ्री एंड x ग्रेटर देन एट। आई होप सबको ये इंक्रीजिंग आता है, 3 मार्क के लिए मिनिमम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। सो आई होप सबको इंक्रीजिंग वाला केस क्लियर है। अब आओ डिक्रीजिंग वाला देखते हैं सेम लॉजिक से। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वापस क्या करेंगे बोलो सर, पहले तो डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, बोलो कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144। अगेन 6 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। सर ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। हाँ, अब अगेन इसका दो फैक्टर क्या आएगा सर, एक x माइनस एट आएगा और एक x प्लस थ्री। ये अब भी हमने किया ना, ये आ गया आपको f डैश ऑफ x। अब क्या बोलने का यहाँ पे सर, f ऑफ x जो है ना वो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बोला कि डिक्रीजिंग। f ऑफ x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो जो आपका f डैश ऑफ x होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है कि लेस देन जीरो। सर लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो होएगा, इसका मतलब क्या, 6 इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस थ्री, ये लेस देन जीरो होगा। तो 6 वापस जाके इधर डिवाइड में जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ से हमको मिलेगा देयरफॉर एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, ये मिल जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो वापस दो टर्म्स है बट इसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे सेकंड केस आ जाएगा आपके, हियर a इंटू बी इज लेस देन जीरो। सो क्या थे दो केस सर, यहाँ पे जो दो केस होता है, केस वन होता है a ग्रेटर देन जीरो एंड b लेस देन जीरो। तो बोलो a ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या लोगे सर, x माइनस एट ग्रेटर देन जीरो एंड b क्या लोगे सर, b है हमारा x प्लस थ्री लेस देन जीरो। अब x माइनस एट ग्रेटर देन जीरो तो x का वैल्यू ग्रेटर देन एट हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगा। अब इस केस में सर कैसे लेने का कि कौन सा वैल्यूज़ लेने का, जैसे दोनों का साइन ग्रेटर था तो आपने बोला दोनों में बड़ा क्या है वो लो, दोनों का साइन छोटा था तो आपने बोला दोनों में से छोटा क्या है वो लो। अब इसमें कैसे करने का, तो इसमें देखो एक बोल रहा है x ग्रेटर देन एट और एक क्या है x लेस देन माइनस थ्री, तो ये चलेगा, लेस में छोटा आना चाहिए, ग्रेटर में बड़ा आना चाहिए। तो दोनों दिख रहा है आपको, तो ये सोल्यूशन चलेगा। अब केस टू देखो, केस टू क्या होता है सर, केस टू उल्टा लेने का, a लेस देन ज़ीरो और b लेने का ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो सर, यहाँ से हो जाएगा x माइनस एट लेस देन ज़ीरो एंड x प्लस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से अभी क्या आएगा बोलो सर, सर x विल बी लेस देन एट एंड x विल बी ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा पता है क्या, इसको अगर आप नंबर लाइन पे बनाने का ट्राई करोगे ना, कॉमन सोल्यूशन आएगा ही नहीं। एक बोलता है 8 से छोटा, एक बोलता है माइनस थ्री से बड़ा। माइनस थ्री से बड़ा तो इसके सेट में आएगा माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू, ऐसा आएगा आगे का वैल्यूज़। और ये बोलता है 8 से छोटा तो इसमें आएगा सोल्यूशन 8 से छोटा 7 8, ऐसा आएगा। तो ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि आप पे लेस देन के साइड में पॉजिटिव वैल्यू है और ग्रेटर के बाद में नेगेटिव वैल्यू है, तो ऐसा नहीं चलता है। तो दिस इज क्या बोलने का, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज लाइंग। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x इज लाइंग, सबसे छोटा वैल्यू क्या है माइनस थ्री और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 8। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x इज लाइंग फ्रॉम माइनस थ्री टू कितना 8।
सर वापस एक बार बताओ ये आपने क्या किया है। देखो ध्यान से बच्चे लोग, आपको ये फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव किया तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 आया। इसका हमने क्वाड्रेटिक का दो फैक्टर निकाले, एक x माइनस 8 और एक x प्लस 3। ये डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, तो इसका मतलब जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो 0 से छोटा होगा। 6 तो नीचे जाके 0 ही होने वाला है, तो उसको छोड़ दो। अब x माइनस 8 x प्लस 3 ये दोनों 0 से छोटा होगा, तो यहाँ से आपको दो, अब ये इसको आपको a बुलाना है, इसको b बुलाना है। तो a इंटू बी 0 से छोटा है, तो उसका दो पॉसिबल केस क्या है, आइदर a इज ग्रेटर देन 0 और b इज लेस देन 0। तो x माइनस 8 0 से बड़ा है तो x विल बी ग्रेटर देन 8, x प्लस 3 0 से छोटा है तो x विल बी लेस देन माइनस। तो ग्रेटर है तो साथ में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेस है तो साथ में नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये केस चलेगा। केस 2, अब बोलने का a 0 से छोटा और b 0 से बड़ा, तो x माइनस 8 0 से छोटा है तो x लेस देन 8 आ जाएगा, x प्लस 3 0 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन माइनस 3 आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। लेस देन है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव है, और ग्रेटर है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नहीं चलेगा। तो इसको क्या कर देने का, डिस्कार्ड, नॉट पॉसिबल। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दोनों को साथ में कैसे लिखने का, पहले लिखने का छोटा वैल्यू, फिर लिखने का बड़ा वैल्यू, और जो भी छोटा वैल्यू के एज में साइन है वही सब जगह पे डाल देने का। सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन माइनस 3 to 8। समझ गया सबको? हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, इसका वही करना है, डिक्रीजिंग है कहाँ पे आपको बताना है। अब तो आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करो। देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, व्हाट इज 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, व्हाट इज 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 30x, माइनस 84x का माइनस 84। अगेन इसमें कॉमन क्या बच्चा लोग, 6, अंदर क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना 40। ये समझा? हाँ सर। अब 14 के दो फैक्टर्स बताओ, बीच में 5 आना चाहिए, तो सर 7 2 ज़ा, तो एक आएगा x माइनस 7 और एक आएगा x प्लस 2। आई होप ये सबको आता है करने को। ये मिल गया आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फिर से सेम लॉजिक, क्या बोलने का, एफ ऑफ एक्स इस कौन सा फंक्शन, सर एफ ऑफ एक्स है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है। कभी भी बोला एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब एफ डैश ऑफ एक्स है क्या, 6 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे बच्चा लोग, सर वापस ये 6 इधर जाके तो 0 ही होगा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर आइदर एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज 0 से छोटा। अगेन ये कौन सा केस बन गया सर, यहाँ पे जो a इंटू बी है वो 0 से छोटा है, तो पहला केस, केस 1 क्या बोलने का बच्चा लोग, सर 0 से छोटा आता है मतलब आइदर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। बोलो अभी क्या लोगे, सर x माइनस 7 0 से छोटा एंड x प्लस 2, सॉरी x माइनस 7 0 से बड़ा है, x प्लस 2 0 से छोटा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन 7, यहाँ से x लेस देन माइनस 2। देखो ये करेक्ट है क्या, हाँ सर ये करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव वैल्यू, तो ये चलेगा, ये केस चलेगा। अब आओ सेकेंड वाला केस में, सेकेंड वाला बोलो कैसे करोगे, तो x ग्रेटर देन 7 आया और दूसरा है आपको x ग्रेटर देन माइनस 2। ये चलेगा क्या, एक मिनट रुको, ये केस 1 है। अब केस 2 बोलो क्या आएगा, सर केस 2 होएगा a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। बोलो अभी इसमें कैसे करोगे, सर तो a लेस देन 0 का मतलब x माइनस 7 लेस देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा सर, x लेस देन 7, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन माइनस 2। अब देखो ये क्या हो गया, लेस देन के साथ में नेगेटिव वैल्यू नहीं आया, ग्रेटर के साथ में पॉजिटिव वैल्यू नहीं आया, तो ये केस वापस पॉसिबल है क्या, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वापस आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज लाइंग, कैसे लिखोगे, बीच में x लिखने का, छोटा वैल्यू -2 था, बड़ा वैल्यू 7 था, और दोनों जगह पे लेस देन का साइन, मैंने x इज लाइंग फ्रॉम -2 to 7। समझा क्या टाइप का सम? हाँ सर ये क्लियर हो गया। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और यूज़ करने का, प्रॉपर दिमाग चलाओगे आपको समझेगा। क्लियर? हाँ सर। आ जाओ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, तो आपको पहले तो नोटेशन याद रखना है। डिमांड का जो नोटेशन होता है वो D होता है, सप्लाई का जो नोटेशन होता है वो S होता है, जो रेवेन्यू का नोटेशन होता है वो R होता है, और जो प्रॉफिट का नोटेशन होता है वो पाई होता है। सो डिमांड इज डिनोटेड बाय D, प्राइस इज डिनोटेड बाय P, रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय R एंड प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पाई। ये समझ गया? हाँ सर। अब देखो जब भी आपको मार्जिनल डिमांड करने को बोला, क्या फाइंड करने बोला, फाइंड मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड अगर आपको ढूंढने बोला है तो इसका मतलब आपको ढूंढना है DD बाई DP। क्या ढूंढना है आपको? DD बाई DP। मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है DD बाई DP।
अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट करने बोला है तो जो भी आपका कॉस्ट का फंक्शन रहेगा उसको डिवाइड बाय मतलब उसका डेरिवेटिव ढूंढेगा। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव। तो डिमांड का डी डी बाई डी पी, मार्जिनल कॉस्ट का हो जाएगा डी सी बाई डी एक्स। अगर एवरेज कॉस्ट बोला है तो डिफरेंशिएट नहीं करने का, जो भी कॉस्ट का फंक्शन है उसको डिवाइड बाय एक्स करने का। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करोगे बच्चा लोग, कॉस्ट का फंक्शन को डिवाइड बाय एक्स, मार्जिनल के लिए उसको डिफरेंशिएट करने का। टोटल रेवेन्यू निकालने बोला तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू डिमांड। व्हाट इज रेवेन्यू का फॉर्मूला, प्राइस इनटू डिमांड, प्राइस इनटू डिमांड। प्रॉफिट ढूंढने बोला तो प्रॉफिट का फॉर्मूला इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगेन मार्जिनल रेवेन्यू पूछा तो ये जो आपका रेवेन्यू का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करने का, और अगर एवरेज रेवेन्यू करने बोला तो इसी को डिवाइड बाय डिमांड कर देने का। तो डिमांड डिमांड कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार वापस अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से आप लोग समझो। सबसे पहला चीज़, डिमांड का नोटेशन क्या है बच्चा लोग, डी। प्राइस का नोटेशन क्या है, पी। टोटल रेवेन्यू का नोटेशन क्या है, आर। और प्रॉफिट का नोटेशन क्या है, पाई। ये सबको समझा, हाँ सर। मार्जिनल डिमांड किससे दिया जाता है सर, मार्जिनल वर्ड कभी भी आया तो मार्जिनल का मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है डी डी बाई डी पी, डी डी बाई डी पी। उसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्ट बोला तो मार्जिनल कॉस्ट होता है डी सी बाई डी एक्स। मार्जिनल डिमांड का मतलब डेरिवेटिव करना है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी डेरिवेटिव ही करना है उसका, ये दोनों समझा। और एवरेज कॉस्ट के लिए जो भी कॉस्ट का फंक्शन है उसको आपको डिवाइड बाय एक्स करना है। मार्जिनल कॉस्ट में वो फंक्शन को किससे डिवाइड करना है आपको, एक्स से। क्लियर है। सो मार्जिनल डिमांड के लिए डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी डेरिवेटिव, एवरेज कॉस्ट के लिए डेरिवेटिव नहीं करने का, जो कॉस्ट का फंक्शन है उसको डिवाइड बाय एक्स करने का। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू डिमांड, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो जो आपका रेवेन्यू का फंक्शन आएगा उसको उसका डिफरेंशिएशन करने का, और एवरेज रेवेन्यू के लिए इसी आंसर को डिमांड से डिवाइड कर दो तो आपको घूम फिर के प्राइस आ जाएगा। समझ गया कॉन्सेप्ट। अब आओ इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखो, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस पी इज डी इक्वल टू, तो ये आपको डिमांड का फंक्शन दिया, ठीक है। क्या दिया डिमांड का फंक्शन सर, डिमांड का फंक्शन दिया है 40 माइनस 5p/8। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करने का सर, देखो आपको बोला है चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मार्जिनल करना पड़ेगा तो डेरिवेटिव। तो डिमांड का डेरिवेटिव क्या होता है सर, डी डी बाई डी पी। व्हाट इज 40 का डेरिवेटिव, 0, माइनस 5/8p का माइनस 5/8। तो आपको डी डी बाई डी पी कितना आया सर, सो डी डी बाई डी पी आया माइनस 5/8। अब माइनस साइन आया मतलब 0 से बड़ा कि 0 से छोटा सर, 0 से छोटा। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो योर एफ डैश ऑफ एक्स है ना, डिमांड का डेरिवेटिव क्या मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 0 से छोटा है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग। तो द गिवन फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन बच्चा लोग, द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है आपका, डिक्रीजिंग। समझा पहला क्वेश्चन, हाँ सर। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, द प्राइस पी फॉर डिमांड डी। तो आपको एक प्राइस का इक्वेशन दिया है, प्राइस का इक्वेशन दिया 1, ये हम लोग 4.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4.3 पे बाद पे आएंगे। 183 + 120d - 3d², ये आपको इक्वेशन दिया है। आपको बोला है फाइंड डिमांड फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, मतलब प्राइस का फंक्शन पूछा है ना। तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, प्राइस का डेरिवेटिव होता है dp/dd। यहाँ पे वेरिएबल देखो क्या है सर, d है ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा dp/dd, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 183 का डेरिवेटिव 0, 120d का डेरिवेटिव 120, 3d² का 60। तो आपको dp/dd क्या आया सर, dp/dd आया 120 - 60। अब ये लोग ने देखो एक वर्ड मेंशन किया है, प्राइस इज क्या, इंक्रीजिंग। प्राइस इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन का आंसर होगा वो 0 से छोटा आएगा कि 0 से बड़ा सर, 0 से बड़ा। तो dp/dd क्या आ गया आपको, 0 से बड़ा। तो 120 - 60 विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 120 विल बी ग्रेटर देन 60। इसको डिवाइड बाय 6 करो तो 120 डिवाइड बाय 6 होता है 20 ग्रेटर देन डी। अगर 20 ग्रेटर देन 3 है तो इसका उल्टा क्या हो गया, डी लेस देन 20। तो आपका प्राइस इंक्रीजिंग कब होगा, देयरफॉर प्राइस इज इंक्रीजिंग व्हेन या फॉर डिमांड लेस देन कितना, 20। सर एक बार वापस बताओ, देखो आपको प्राइस का फंक्शन दिया विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड,
तो आपको अभी डेरिवेटिव क्या करना है, तो प्राइस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड मतलब डी बाई डी डी। 183 का डेरिवेटिव 0 होता है, 120D का 120 होता है, 3D स्क्वायर का हो गया 60। तो आपको आया 120 माइनस 60, ये डेरिवेटिव आ गया। अब बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जो भी डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। तो 120 माइनस 60 0 से बड़ा है, माइनस 60 इधर गया तो प्लस 60 हो गया, तो 120 ग्रेटर देन 60 आ गया। 6 से डिवाइड करो तो 20 ग्रेटर देन डी आया, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, डी लेस देन 20। तो आपका जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कब है, जब डेरिवेटिव का आंसर या डिमांड क्या रहेगा, 20 से कम। समझा क्या? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया है और आपको बोला एक्स का वैल्यू बताओ जब कॉस्ट का फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। वैसे ही करना है। तो कॉस्ट का फंक्शन क्या है सर, 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। अब कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है सर, डी सी बाई डी एक्स। करो डेरिवेटिव, 100 का 0, 600x का 600, 3x स्क्वायर का 6x। तो आपको डी सी बाई डी एक्स क्या है बच्चा लोग, सर हमें आया 600 माइनस 6x। अब सर क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इस कौन सा, इस डिक्रीजिंग ना। अगर डिक्रीजिंग बोला तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर है वो 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा, सर 0 से छोटा। इसका मतलब डी सी बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा लोग, 0 से छोटा। व्हाट इज डी सी बाई डी एक्स, 600 माइनस 6x लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा सर, 600 लेस देन 6x। अब 6 से डिवाइड करो, व्हाट इज 600 डिवाइड बाई 6, 100। तो 100 लेस देन 6x आ जाएगा, तो उल्टा क्या होगा, x ग्रेटर देन 100। इसका मतलब जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 100 से बड़ा। बोलो ये भी समझा? हाँ सर, क्लियर है अच्छे से। वापस बताओ सर, कॉस्ट का फंक्शन दिया था, इसका डेरिवेटिव ढूंढो। तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपको 600 माइनस 6x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको बोला है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 से छोटा होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव का आंसर है वो 0 से छोटा। तो 600 माइनस 6x लेस देन 0, माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6 हो गया, तो 600 लेस देन 6x हो गया। इसको 6 से डिवाइड करो तो 100 लेस देन x आ जाएगा। उल्टा करोगे तो हमेशा x पहले रहना चाहिए, तो 100 लेस देन x है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 100। क्लियर हो गया? हाँ सर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। मेरा अंदर से दिल आवाज़ कर रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए पूछेंगे ही, गारंटीड सम ये आने का चांसेस है। प्लीज़ इसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, ध्यान से समझो। आपको देखो क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 180 प्लस 4x। तो आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया है 180 प्लस 4x, ठीक है। फिर आपको बोला है द डिमांड फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज P, ये आपको P दिया है, मतलब एक कमोडिटी का आपको प्राइस दिया है। तो हमें तो सबसे पहले रेवेन्यू ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज रेवेन्यू का फॉर्मूला, सर रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस इनटू डिमांड, ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर। नाउ मुझे बताओ व्हाट इज प्राइस, सर प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज 240 माइनस एक्स। हमने डिमांड कितना किया बच्चे लोग, सर हमें x आइटम्स बना रहे तो इंटू एक्स करेंगे। हाँ सर, ये भी समझा। अब इसको आप अंदर भेजो, व्हाट इज 240 इंटू एक्स, 240x। व्हाट इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सर ये हमारा रेवेन्यू आ गया। अब प्राइस भी आ और आपके पास रेवेन्यू भी आ गया। अब पहला क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन ये लोग ने बोला है सर फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग पूछा है ना, तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग ये सब बोला है तो डेरिवेटिव करने का। सो रेवेन्यू का डेरिवेटिव मतलब क्या सर, डी आर बाई डी एक्स हो गया। करो इसका डिफ्रेंसिएशन, 240x का डेरिवेटिव 240, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये इंक्रीजिंग है तो डी आर बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप बोलोगे 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, 240 ग्रेटर देन 2x। 2 से डिवाइड करो तो 120 ग्रेटर देन x। तो इसका उल्टा मतलब क्या हो गया, x लेस देन 120। लास्ट में प्लीज़ एग्जाम में फाइनल स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 120। सर वापस इतना बताओ। देखो आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया था 180 प्लस 4x, ये टोटल कॉस्ट है तो इसको मल्टीप्लाई बाय x नहीं करना है, पढ़ने का अच्छे से। आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस दिया 240 माइनस एक्स। हमने डिमांड कितना प्रोडक्ट का किया है, एक्स प्रोडक्ट का। तो रेवेन्यू क्या होता है सर, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू डिमांड। तो ये प्राइस हो गया, ये डिमांड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 240 इंटू एक्स 240x, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब रेवेन्यू पता है, कॉस्ट पता है। पहला क्वेश्चन वो लोग ने पूछा है रेवेन्यू कहाँ पे इंक्रीज होगा, एक्स का वैल्यू बताओ। तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इधर वेरिएबल एक्स है तो डी आर बाई डी एक्स।
240x का डेरिवेटिव 240, एक्स स्क्वायर का 2x, इंक्रीजिंग बोला है तो जो भी रेवेन्यू का डेरिवेटिव आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 240 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x हो गया, तो 240 ग्रेटर देन 2x आ गया। 2 से आप डिवाइड करो तो 120 ग्रेटर देन x आएगा, उल्टा करोगे तो x लेस देन कितना आ गया 120। तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x लेस देन 120। अब सेकंड पूछा है प्रॉफिट, सेकंड वो लोग ने पूछा है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मेरे पास प्रॉफिट है क्या बच्चा लोग? सर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, बट क्या हमको प्रॉफिट ढूंढने आता है? हाँ सर। सो व्हाट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला? सर प्रॉफिट का नोटेशन क्या होता है? पाई। व्हाट इज फॉर्मूला? सर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है। सो व्हाट इज योर रेवेन्यू? सर रेवेन्यू है 240x माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज योर कॉस्ट? सर कॉस्ट है हमारे पास 180 प्लस 4x। ये पूरा ओपन करो। सो ये हो जाएगा सर 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x। अब 240x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180। ये आ गया आपका प्रॉफिट का इक्वेशन। अब प्रॉफिट इंक्रीजिंग होना चाहिए तो इसका भी डेरिवेटिव करोगे। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर डी पाई बाई डी एक्स, है ना। करो डिफ्रेंशिएशन। 236x का 236, एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ सर ये भी समझा। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है? सर प्रॉफिट इंक्रीजिंग बोला है, तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग बोला है तो जो आपका डेरिवेटिव का आंसर आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से क्या आएगा बोलो? सर 236 विल बी ग्रेटर देन 2x। 2 से डिवाइड करो तो 118 ग्रेटर देन x आएगा। इसका उल्टा मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? x लेस देन 118। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट को इंक्रीज होना है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 118। सर वापस बताओ व्हाट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला? सर प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपका R था 240x माइनस एक्स स्क्वायर, C था 180 प्लस 4x। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 240x में से 4x गया तो 236x आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा और यहाँ पे माइनस 180 हो गया। अब इसको हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा 236x का 236 एक्स स्क्वायर का 2x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब जो आपको बोला है इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग मतलब डी पाई बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 किया तो 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, माइनस 2x उधर आके प्लस 2x हो गया। 236 ग्रेटर देन 2x हो गया। 2 से डिवाइड करो तो 118 ग्रेटर देन x हो गया। जो 118 ग्रेटर देन x है तो उसका उल्टा क्या होता है? x लेस देन 118। तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 118। सबको ये क्वेश्चन समझा अच्छे से? हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर है सम। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन 5। एक और सम, 2 सम और इसका मैं कराता हूँ फिर नेक्स्ट कौन। मैंने मतलब 4.4 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट पूरा ही कवर किया है ताकि ये एक्सरसाइज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। देखो फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 4x, प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगा? सर टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। ये दोनों खर्चा ही है। व्हाट इज लेबर कॉस्ट का खर्चा? 150 माइनस 54x। व्हाट इज प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा? एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। सबको कॉस्ट समझा? हाँ सर। मुझे अभी एक कमोडिटी का वापस प्राइस दिया तो मैं रेवेन्यू निकाल लेता हूँ, शायद रेवेन्यू का ज़रूरत पड़ेगा। व्हाट इज़ रेवेन्यू का फॉर्मूला बच्चा लोग? सर रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू डिमांड। व्हाट इज़ रेवेन्यू का फॉर्मूला एवरीवन? सर रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस इनटू डिमांड। सो क्या है आपका प्राइस? सर एक कमोडिटी का प्राइस है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। हमने कितना क्वांटिटी डिमांड किया है? तो सर ऊपर है x यूनिट्स तो मल्टीप्लाई बाई x करो। क्या हो जाएगा बोलो? सर ये हो जाएगा 10,800x माइनस 4x क्यूब। ये आ गया आपको रेवेन्यू का फंक्शन। सबको कॉस्ट और रेवेन्यू समझा? हाँ सर। अब इसमें पूछा क्या है सर? तो पहला क्वेश्चन बच्चे लोग पूछा है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सो टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या करना पड़ेगा? सर कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0 होगा। तो करो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सर कॉस्ट फंक्शन ये है ना। व्हाट इज 150 का डेरिवेटिव? सर 0 माइनस 54x का डेरिवेटिव माइनस 54 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? 2x लेस देन कितना? 0। तो यहाँ से क्या है बच्चे लोग? माइनस 54 प्लस 2x लेस देन 0। तो ये अभी माइनस 54 को उधर भेज दो तो 2x लेस देन 54 आ जाएगा।
2 से डिवाइड करो तो x लेस देन कितना आएगा 27। तो कॉस्ट डिक्रीज कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 27। ये समझा सबको? हाँ सर। अब सेकंड क्या पूछा है ये लोग ने, एक और क्वेश्चन पूछा है, वो ये लोग ने बोला है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो सेकंड क्या लेंगे, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो बोलो रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा? सर रेवेन्यू इंक्रीज तब होगा जब उसका डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो dr/dx ग्रेटर देन जीरो लेंगे। व्हाट इज रेवेन्यू का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करने का। व्हाट इज 10,800 x का डेरिवेटिव? सर 10,800 माइनस 4x³ का डेरिवेटिव सर 3 आगे आ जाएगा तो 12x² हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 10,800 ग्रेटर देन 12x²। जब आप 10,800 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 900। सो 900 ग्रेटर देन x², इसका मतलब 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का। तो 30 ग्रेटर देन x आएगा, तो इसका उल्टा मतलब क्या हो गया, x लेस देन 30। तो इसका मतलब जब आप 30 से कम यूनिट्स सेल करोगे तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबको ये समझा? हाँ सर एक बार प्लीज़ वापस बता दो। देखो ध्यान से बच्चे लोग, सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना है, लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड कर देना है। तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमको कॉस्ट का फंक्शन आ गया। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सो तो रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड। सो प्राइस इज 10,800 माइनस 4x² और डिमांड आपने x यूनिट्स का किया है, इसको आप मल्टीप्लाई करो x से। 10,800 मल्टीप्लाई बाई x इज 10,800x, 4x² मल्टीप्लाई बाई x इज 4x³। नाउ पहला क्वेश्चन बोला है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ढूंढने के लिए। तो टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग मतलब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो 150 का डेरिवेटिव 0, माइनस 54x का माइनस 54 और x² का 2x। तो माइनस 54 प्लस 2x डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 है। माइनस 54 को उधर भेजो तो 2x लेस देन 54 हो गया। 54 को डिवाइड बाई 2 किया तो x लेस देन कितना आ गया आपको, 27 आ गया। अब रेवेन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो रेवेन्यू के लिए आपको रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना है। तो 10,800x का डेरिवेटिव 10,800 माइनस 4x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x² और रेवेन्यू इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 10,800 माइनस 12x² ग्रेटर देन 0, ये माइनस को उधर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करो तो 900 ग्रेटर देन x² आ जाएगा। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का। तो x का वैल्यू आ गया 30 ग्रेटर देन x, तो उल्टा करोगे तो x लेस देन 30। समझा सबको? हाँ सर। क्वेश्चन 6 पे आपको टोटल कॉस्ट दिया है और आपको बोला है x ढूंढने के लिए अगर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब क्या बोला है बच्चा लोग, सर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है पहले तो सर, एवरेज कॉस्ट के लिए डेरिवेटिव नहीं करने का, जो भी कॉस्ट का फंक्शन है उसको डिवाइड बाय x करने का। सो व्हाट इज कॉस्ट का फंक्शन, 47x प्लस 300x² माइनस x⁴। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय x करना है। तो डिवाइड बाय x करोगे तो हर एक टर्म x से डिवाइड हो जाएगा। करो 47x डिवाइड बाय x कितना, 47। 300x² डिवाइड बाय x कितना, 300x। और x⁴ डिवाइड बाय x कितना, x³। तो पहले तो एवरेज कॉस्ट ये आता है, ये सबको समझा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। समझा क्या चीज़ सबको? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब पहला केस करते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सो एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग का मतलब आपको क्या करना है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा एवरेज कॉस्ट का वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट का फंक्शन, सर इसका डेरिवेटिव करो। 47 का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 47 का डेरिवेटिव 0 होता है। 300x का 300 हो जाएगा, माइनस x³ का क्या हो जाएगा सर, 3x² हो जाएगा और एक ग्रेटर देन 0 है। इसमें कुछ कॉमन है क्या बच्चा लोग, सर 3 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा सर, 100 माइनस x² और ये ग्रेटर देन 0 है। ये 3 को भी नीचे भेज दो तो 0 डिवाइड बाय 3 0 ही होता है। तो 100 माइनस x² क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब वापस सेम लॉजिक, 100 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x²। 100 किसका स्क्वायर होता है सर, 10 का स्क्वायर होता है। तो इधर से आ जाएगा 10 लेस देन x, 10 ग्रेटर देन x। तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा बोलो सर, आएगा x लेस देन 10। तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग कब होगा, जब x का वैल्यू होगा 10 से छोटा। नेगेटिव वाला लेने का ही नहीं, समझा? अब डिक्रीजिंग भी सेम चीज़ करना है। सेकेंड, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सो एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग कब होगा सर, जब इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, है ना। सो डेरिवेटिव वही है जो आपने किया है, यही डेरिवेटिव आएगा। सो 300 माइनस 3x² लेस देन 0। वापस आप इसमें से 3 कॉमन निकालो तो 100 माइनस x² लेस देन 0। 3 वापस उधर भेज दो तो 100 माइनस x² विल बी लेस देन 0।
तो यहाँ से अभी क्या आएगा, अगेन 100 विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर, सो वापस 10 विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर, बराबर है। सो 10 विल बी लेस देन एक्स, सॉरी 10 विल बी लेस देन एक्स, तो उल्टा क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 10, है ना। तो यहाँ से आएगा आपका x ग्रेटर देन कितना, 10। तो इंक्रीजिंग भी कहाँ पे होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 10। सर वापस एक बार पूरा बताओ। देखो आपको एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने बोला, तो एवरेज कॉस्ट पहले ढूंढो। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी कॉस्ट का फंक्शन रहेगा उसको डिवाइड बाय x करने का। तो ये जो पूरा कॉस्ट का फंक्शन है इसको हमने डिवाइड बाय x किया, तो 47x जब x से डिवाइड हो गया तो 47 हो गया, 300x स्क्वायर जब x से डिवाइड हो गया तो 300x हो गया, x⁴ जब x से डिवाइड हो गया तो x³ हो गया। ये समझा। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव करो। 47 का डेरिवेटिव 0, 300x का 300, x³ का 3x², तो आपका डेरिवेटिव आ गया 300 माइनस 3x²। इंक्रीजिंग बोला है मतलब ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग बोला है मतलब लेस देन 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है सर, 3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 100 माइनस x² ग्रेटर देन 0, तो 3 तो नीचे आके 0 ही होएगा। 100 माइनस x² 0 से बड़ा है, तो 100 क्या होगा, ग्रेटर देन x² हो गया। 100 किसका स्क्वायर होता है सर, 10 का स्क्वायर, तो आप सॉल्व करोगे तो 10 ग्रेटर देन x आएगा। नेगेटिव वाला केस नहीं लेने का, 10 ग्रेटर देन x है तो उल्टा मतलब क्या है, x लेस देन 10। तो एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 10। अब डिक्रीजिंग वाला केस में सेम ही चीज़, ये पूरा सेम होगा, खाली ग्रेटर की जगह पे लेस। तो मैं सीधा इधर ही बताता हूँ, 100 लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो 100 वापस किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 10 लेस देन एक्स। तो उल्टा क्या होगा सर, x ग्रेटर देन 10। तो डिक्रीजिंग कब होगा, जब x का वैल्यू 10 से बड़ा होगा। इंक्रीजिंग कब होगा, जब x का वैल्यू 10 से छोटा होगा। समझा। तो ये थे आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले। अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं, ऐसा n से, जिसका फॉर्मूला होता है -p/d इंटू dd/dp। व्हाट इज फॉर्मूला, -p/d इंटू dd/dp, -p/d इंटू dd/dp। बट n का वैल्यू प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, -p/d इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। अब इसके रिजल्ट्स आप याद रखना, कभी भी अगर आपको n का वैल्यू 0 आए तो आपको समझना है डिमांड का वैल्यू विल भी परफेक्टली इनइलास्टिक, ये आपको लिखना पड़ता है, या ये ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है। अगर n इक्वल टू 1 आए तो डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। n का आंसर अगर 0 to 1 के बीच में आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और n अगर 1 से ही बड़ा है तो रिलेटिवली इलास्टिक। 4 रिजल्ट्स याद रखोगे, 0 आया तो परफेक्टली इनइलास्टिक, 1 आया तो यूनिटरी इलास्टिक, 0 to 1 के बीच में लाया हुआ तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और 1 से बड़ा है तो रिलेटिवली इलास्टिक। ये समझा सबको, हाँ सर। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये MCQ में बहुत बार पूछते हैं, आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 1 मार्क के लिए। जब भी आपको इलास्टिसिटी पता है, एवरेज रेवेन्यू पता है और मार्जिनल रेवेन्यू पता है, तो एक फॉर्मूला आप याद रखना है, रिलेशन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गया। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, -p/d इंटू dd/dp। अगर आपका n का वैल्यू 0 आया तो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर n 1 आया तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर 0 to 1 के बीच में लाया हुआ तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और n 1 से बड़ा है तो रिलेटिवली इलास्टिक। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी पता है तो एक रिलेशन आपको याद रखना है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1 - 1 अपॉन ED। समझ गया, हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चंस पे। 8th सम देखो। सो 8th सम है, अगर आपको डिमांड का फंक्शन दिया है तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है एट p = 4। कैसे करोगे सर, डिमांड का फंक्शन क्या है, p + 6 डिवाइडेड बाय p - 3। अब सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव को ढूंढने का, मतलब dd/dp। कैसे ढूंढते हैं डेरिवेटिव, सर ये u/v है। सो u/v का डेरिवेटिव क्या होता है सर, v इंटू इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज p + 6 का डेरिवेटिव, सर p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 ही होता है, 6 का तो 0, बीच में माइनस का साइन। अब किसको ऐसे लिखने का, p + 6 को अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, p - 3 का डेरिवेटिव भी 1 ही होता है। द होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा सर, p - 3 द होल स्क्वायर। ये होता है u/v रूल। अब ऊपर वाले को ओपन करो तो ये हो जाएगा p - 3 माइनस p - 6 द होल डिवाइडेड बाय p - 3 द होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा सर, p और p तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज -3 - 6 सर, -9। सो दिस विल बिकम -9 अपॉन p - 3 द होल स्क्वायर। ये आया आपको डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, जो आपको याद रखना है। सबको ये समझा,
हाँ सर, अब इलास्टिसिटी पूछा है ना, तो आपको ईडी ढूंढना है। तो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? तो ईडी का फॉर्मूला होता है, ईडी मतलब ऐसा आप सिम्बॉल बना सकते हो, एन। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी, ठीक है। सो माइनस पी, डिमांड आपको पता है, हाँ सर, डिमांड का फंक्शन क्या है बोलो, पी प्लस सिक्स अपॉन पी माइनस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड क्या है हमको सर, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड आया -9 अपॉन पी माइनस थ्री द होल स्क्वायर। अब देखो इजी कैसे करने का सम्स को, सर ये जो है ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 1 बार आप उड़ा दो। अब ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है ना, तो नीचे लिखो व्हाट इज माइनस पी इंटू -9, सर ये हो जाएगा 9p। और नीचे क्या आपके पास, सर नीचे हमारे पास एक p प्लस सिक्स और एक है p माइनस थ्री, तो ये आ गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका आपको वैल्यू कहाँ पे पूछा है, तो हमको p4 को दिया है, तो व्हेन p इज इक्वल टू 4, तो बोलो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा सर, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 9 4 ज़ा 36, डिवाइड में क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ पे p है 4 डालो, तो 4 प्लस सिक्स इंटू 4 माइनस थ्री, तो ये 36 हो गया। 4 प्लस सिक्स क्या होता है 10 और 4 माइनस थ्री 1, तो 36 अपॉन 10 इज 3.6। सो व्हाट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 3.6 आया। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, वापस एक बार बताओ। देखो डिमांड का फंक्शन इज p प्लस सिक्स अपॉन p माइनस सिक्स, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव इधर कौन सा होगा, u अपॉन v, तो क्या होता है फॉर्मूला v इंटू इसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, माइनस यू मतलब p प्लस सिक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 1 ही होता है, द होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p माइनस थ्री द होल स्क्वायर। इसको जब तुमने ओपन किया तो p और p कैंसिल हो जाएगा, -3 -6 क्या हो जाएगा -9, तो आपको डेरिवेटिव का आंसर आया -9 अपॉन p माइनस थ्री द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी। सो माइनस पी को ऐसे लिखा, डिमांड के जगह पे हमने क्वेश्चन लिखा p प्लस सिक्स अपॉन p माइनस थ्री और डेरिवेटिव के जगह पे -9 अपॉन p माइनस थ्री द होल स्क्वायर। ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 1 बार उड़ा दो। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू पी क्या हो गया 9p और नीचे 2 टर्म बचा, एक p प्लस सिक्स और एक p माइनस थ्री। अब आपको इसका वैल्यू 4 पे पूछा है, तो इसमें आप 4 डाल दो, 9 4 ज़ा 36, नीचे 4 प्लस सिक्स 10, 4 माइनस थ्री 1, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 10 दैट इज 3.6। सो व्हाट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3.6। बोलो समझा सबको? हाँ सर। अब एक 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ जाओ, फिर एक और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। 10 देखो, आपको डिमांड का फंक्शन दिया है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है 5 पे और 2 पे, और आपको रिजल्ट कमेंट करना है मतलब क्या आएगा। तो पहले तो डिमांड का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी डी बाई क्या डी क्या होता है बोलो, 50 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3p का -3 और p स्क्वायर का 2p, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला इज माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी। सो देखो माइनस पी को फिर से कुछ नहीं करने का, व्हाट इज डेरिवेटिव, डी क्या है आपका 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर इंटू डी डी बाई डी पी क्या है सर -3 माइनस 2p। ये समझा सबको? हाँ सर। अभी इधर कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो अब इसमें क्या करना है, पहले आपको p का वैल्यू 5 पुट करना है। तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3 इंटू -2 5 इज -10, नीचे 50, 3 5 ज़ा 15 और 5 का स्क्वायर कितना 25। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी -5, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो -3 और -10 का एडिशन होता है -13, डिवाइड में क्या होगा सर, डिवाइड में होगा 50 में से 40 गया तो 10, व्हाट इज -5 इंटू -13 65। सो 65 अपॉन 10 कितना है आपको, तो 6.5 आया। तो n का वैल्यू कितना है 6.5। ये जो n है ये आपको कमेंट भी करना होना, ये जो n है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो डिमांड क्या होगा इलास्टिक, है ना, 0 से बड़ा है तो डिमांड इज इलास्टिक, तो इसका आंसर आएगा डिमांड इज इलास्टिक। ये होता है कमेंट का मतलब। ये समझा सबको? हाँ सर। अब सेकेंड लेते हैं, जब p का वैल्यू कितना है आपका, सर जब p का वैल्यू हमको दिया है 2, तो सेम चीज़ करना है इसी इक्वेशन में आपको, देखो ये जो आपको मिला ना इलास्टिसिटी का इक्वेशन, इसी में आपको 2 पुट करना है। तो बोलो क्या होगा सर, ये हो जाएगा -2
इंटू ब्रैकेट में -3 एंड व्हाट इज़ -2 इंटू 2 सर -4 डिवाइड में क्या है सर 50 है, -3 इंटू 2 तो -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर आपका 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4. नाउ व्हाट इज़ -3 -4 सर -7 इंटू -2 इज़ 14 और 50 में से 10 गया तो 40. सो व्हाट इज़ 14/40 छोटा करोगे तो 7/20. 7/20 का मतलब होता है 0.35. ठीक है, तो ये आ गया 0.35. तो यहाँ पे जो आपका n है वो लेस देन 0 है ना. अगर आपका जो इलास्टिसिटी होता है वो लेस देन 0 होता है तो डिमांड क्या होता है, इलास्टिक की इन इलास्टिक. सो सर आपका डिमांड इज इन इलास्टिक. यहाँ पे डिमांड क्या है आपका, इन इलास्टिक. समझा क्या क्वेश्चन. सर वापस एक बार बताओ. देखो आपको d दिया था 50 - 3p - p². इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो 50 का 0 -3p का -3 -p² का -2p. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है -p/d इंटू dd/dp. तो डिमांड के जगह पे हमने ये लिखा, डेरिवेटिव के जगह पे हमने ये लिखा. अब हमको p का दो वैल्यूज़ दिया, एक 5 और एक 2, तो हमने इसमें 5 पुट किया तो 2 5 ज़ा 10, -3 -10 होता है -13 और ये -5 तो -13 इंटू -5 65. नीचे 3 इंटू 5 15, 5 का स्क्वायर 25 तो 50 में से 15 और 25 गया तो 10. 65/10 6.5 आया. तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी का आंसर है वो 0 से बड़ा है. 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो इलास्टिक होता है. अब 2 पुट किया ऐसे ही तो 0.35 आया, जो 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब वो इन इलास्टिक होता है. ये भी समझा सबको. हाँ सर. अब है ना, मैं एक एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का भी खाली आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर उसके क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करोगे. सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बिकॉज वो मैंने क्वेश्चन इसमें लिया नहीं है. तो देखो यहाँ से आपको बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने. अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू 50 है और आपका जो प्राइस है ना वो 75 है, तो कैसे करोगे इसको सर. बहुत ईजी है. व्हाट इज़ फार्मूला. सर फार्मूला था मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का RM = RA. ब्रैकेट में क्या आता था 1 - 1 इलास्टिसिटी. ये फार्मूला होता है ना, इसको आपको यूज़ करना है. सो RM कितना है सर 50. प्राइस कुछ नहीं बोला है तो एवरेज रेवेन्यू होता है तो दिस इज 75. 1 - 1 आपको इलास्टिसिटी नहीं पता है. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देना. अब क्या करोगे, ये 75 को इसके नीचे भेजो तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना 75 और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 इलास्टिसिटी. ठीक है, अब क्या करोगे बच्चा लोग. सर हम लोग ये वाले टर्म को इधर भेजते हैं और इसको यहाँ पे भेजते हैं, चलेगा. सो दिस विल बिकम 1 इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 - 50/75. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 75 1 ज़ा 75, 75 में से 50 गया तो 25/75 और यहाँ पे आ गया 1 इलास्टिसिटी. ये भी समझा सबको. अब क्या करने का सर, इसको छोटा करो. छोटा करोगे तो आपको आएगा 1/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलास्टिसिटी का आंसर कितना आ जाएगा सर. सो सर इलास्टिसिटी का आंसर हमें आएगा, इलास्टिसिटी का आंसर विल बी 3. यहाँ से कितना आ गया आंसर 3. सर वापस एक बार बताओ. देखो जब भी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वगैरह दिया है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है RM = RA 1 - 1 ED. सो मार्जिनल रेवेन्यू 50 था, एवरेज रेवेन्यू के लिए प्राइस लेने का 75 था, इलास्टिसिटी आपको पता नहीं है तो 75 को हमने इसके नीचे भेजा और ये 1 - 1 इलास्टिसिटी हो गया. अब ये माइनस को इधर भेजो और इसको यहाँ पे भेजो. 1 में से 50/75 गया तो 25/75 आया. ये छोटा हो गया 1/3 हो गया. तो कंपैरिजन करोगे तो इलास्टिसिटी का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो ये था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्जिनल डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. अब जो इसके अंदर 4.4 में लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पक्का आएगा आपको. मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में. सो ये आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ईजी है. तो जो आपका एक्सपेंडिचर का फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन होता है कंजम्पशन का वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ इनकम. तो इनकम कभी कभी एक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, कभी कभी आई के फॉर्म में भी दे सकते हैं. तो आपका f(x) भी हो सकता है और f(i) भी हो सकता है. ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या पड़ता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी के लिए क्या करने का, ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करने का. और एवरेज प्रोपेंसिटी के लिए ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इसको x से डिवाइड करने का. अगर क्वेश्चन x के फॉर्म में रहेगा तो x से डिवाइड करने का, अगर क्वेश्चन i के फॉर्म में रहेगा तो i से डिवाइड करने का. सबको ये बात समझा. मार्जिनल प्रोपेंसिटी के लिए एक्सपेंडिचर फंक्शन का डेरिवेटिव करने का.
एवरेज प्रोपेंसिटी के लिए एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिवाइड बाय एक्स करने का। फिर एक फॉर्मूला याद रखने का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होता है 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1 एंड सिमिलरली एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। तो आप नोटेशन से याद रखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एमपीसी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को एमपीएस बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एपीसी बोलते हैं और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को एपीएस बोलते हैं। 4 सिंबल्स आप याद रखना अच्छे से। सबको ये बात समझा? हाँ सर। अब आओ इसके क्वेश्चन पे, एक ही क्वेश्चन है इसका जे और वही आएगा एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए प्रॉपर्ली समझो। क्वेश्चन देखो, फाइंड एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस इफ आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है। क्या है आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन? 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ढूंढता हूँ। तो एमपीसी के लिए आप क्या करोगे सर, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू आई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल देखो आई दिया है। ठीक है, हाँ सर करते हैं डेरिवेटिव। सो डी बाई डी आई ऑफ 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। कैसे करोगे सर? आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? 2i। सो दिस विल बिकम 2i इंटू 0.0003 और 0.075 का डेरिवेटिव होगा 0.075। अब ये आप 2 को अंदर भेजो तो 2 3 कितना आएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 0.0006i प्लस 0.075i। तो ये आ गया आपको एमपीसी का इक्वेशन। अब i का वैल्यू देखो 1000 दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है 1000 सब्सटीट्यूट करना है। तो व्हेन i इज इक्वल टू 1000, सो देखो एमपीसी क्या आएगा बच्चे लोग? सर एमपीसी विल बी क्या था वो 0.0006 इंटू 1000 प्लस 0.075। नाउ ये कितना होता है सर? 0.006 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप चाहिए तो हटा दो, पॉइंट के बाद 4 नंबर से, तो नीचे लिखो आप 10,000 इंटू कितना 1000 प्लस 0.75, तो 3 जीरोस कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6/10 मतलब 0.6, तो इसको लिख देने का 0.600। और इसको क्या लिखोगे? इसका आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ तो ये आ गया आपका 0.6 और ये मेरे हिसाब से था 0.075। हाँ देखो ये लिखने में मिस्टेक किया मैंने, तो 0.075 है। 0.6 को आप लिख देने का 0.600 और ये 0.075, तो ऐड होके कितना हो गया 0.675। सो दिस इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहीं पे ढूंढ लेने का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमको क्या पता है सर? हमको मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है। तो अगर आपको एमपीएस ढूंढना है तो क्या करने का? 1 माइनस एमपीसी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.675, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 0.325। दिस इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बोलो एमपीसी एमपीएस समझा सर? पहले इतना बता दो एक बार वापस। देखो एक्सपेंडिचर का फंक्शन दिया था, किसके टर्म्स में दिया? आई के टर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एमपीसी मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई करना है। व्हाट इज आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई? 2i। और ये ब्रैकेट ऐसे लिखा, इसका आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई 1 होता है, तो बचेगा 0.075। ये 2 को मैंने अंदर भेज दिया, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो ये आ गया 0.0006 प्लस आई प्लस 0.075। अब आई का वैल्यू 1000 दिया तो इसमें 1000 डालो, 0.0006 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आएगा और बाजू में 0.075। यहाँ पे पॉइंट क्या 3 नंबर्स है, तो इसको भी 3 नंबर्स लिखो, तो क्या लिख देने का 0.600 ऐड करो 0.675 आएगा। एमपीएस कैसे ढूंढोगे? तो एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, तो 1 में से 0.675 गया तो कितना बचेगा 0.325। अब आओ एवरेज वाला चीज़ पे। तो एपीसी के लिए सर क्या करते हैं? एपीसी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर फंक्शन है ना उसको डिवाइड बाय आई करने का। तो क्या है आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन? सर एक्सपेंडिचर फंक्शन है 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई। इसको डिवाइड भी क्या करोगे आप? आई से। तो देखो जब आप आई से डिवाइड करोगे इसको स्प्लिट करो, आई दोनों को दे दो, तो एक आई इधर उड़ जाएगा और एक आई यहाँ का उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 0.0003 आई प्लस 0.075। तो ये आ गया आपका इक्वेशन एपीसी का।
एपीसी के लिए डेरिवेटिव करने का नहीं, पहले बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें क्या करने का सर, तो व्हेन आई इक्वल टू 1000 है ना, तो अब देखो अब बहुत सिंपल हो गया। एपीसी कैसे निकलेगा सर, ये जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा 0.0003 तो ये हो जाएगा 0.3 और आगे 2 0 डाल देने का, और जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.075 हो जाएगा। तो अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.375। सो व्हाट इज़ एपीसी का आंसर 0.375। मैं करके ही बता सकता हूँ आपको, बट टाइम वेस्ट होगा, तो भी एक बार समझ जाओ ये कैसे है। देखो इसको आप लिखना ना 3/10,000 इंटू क्या कर रहे हैं 1000, तो 3 0 उड़ गया, तो 3/10 का मतलब 0.3, आगे 2 0 डाल देने का। इसको देखो 0.075 का मतलब होता है 75/1000 और इंटू भी 1000 कर रहे हो 75/3 डिजिट है ना, तो नीचे 4 आना चाहिए, तो ये आएगा, तो 3 0 उड़ गया 75/10, तो ये भी 0.075 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको ऐड कर दो, 0 पॉइंट कितना आया 375। अब एपीएस कैसे ढूंढोगे सर, सेम लॉजिक, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो एपीएस क्या हो जाएगा सर 1 माइनस एपीसी, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस 0.375, तो ये आ जाएगा आपको 0.625। दिस इज़ योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज़ इसको अच्छे से आप 4 मार्क का है प्रैक्टिस करके जाना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी के लिए डेरिवेटिव करने का, डेरिवेटिव का जो भी आंसर आएगा उसमें आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको एमपीसी मिल जाएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस का वैल्यू 1 माइनस एमपीसी कर दो, आ जाएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर फंक्शन है उसको आई से डिवाइड करने का, तो आपको एपीसी का फंक्शन आ जाएगा। वापस इसमें आप आई का वैल्यू डाल दो, आपको एपीसी मिल जाएगा। फिर एपीएस ढूंढने के लिए 1 माइनस एपीसी कर दो, एपीएस मिल जाएगा। बोलो सबको समझा? हाँ सर। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट वो है मैक्सिमा और मिनिमा, फिर ये टॉपिक खत्म। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। 2 इंपॉर्टेंट सम है इसके अंदर से मैक्सिमा मिनिमा से। पहला स्टेप, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स आप निकालोगे, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, आप एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखोगे और यहाँ से आप वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढोगे। थर्ड स्टेप, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वापस डेरिवेटिव करने का, तो उसको बोलते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और इसमें आप ये एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। जब आप एक्स का वैल्यू डाल दोगे, अगर आपका आंसर 0 से बड़ा आता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर 0 से छोटा आता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0 से छोटा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और लास्ट में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको जो भी एक्स का आंसर आएगा उसको आपको क्वेश्चन में डालना है, तो आपको आ जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। समझा? 5 स्टेप सर वापस बताओ। पहला स्टेप ढूंढने का एफ डैश ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के एक्स का वैल्यूज निकाल लेने का। थर्ड स्टेप, एफ डैश ऑफ एक्स का वापस डेरिवेटिव करने का, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स। उसके बाद फोर्थ स्टेप, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जो भी आपको एक्स का वैल्यू आया वो पुट करने का। अगर एक्स का वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर 0 से बड़ा आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर 0 से छोटा आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसके बाद मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको अपने एक्स के वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है, तो आपको आ जाएगा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। समझ गया? मैक्सिमम मिनिमम का 2 ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट मैंने लिया है, उसमें आपको ये समझ जाएगा। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझो। ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, क्या दिया आपको एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसका करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स सर कैसे करेंगे, तो ये सर u इंटू वी है। व्हाट इज़ u इंटू वी का फॉर्मूला सर, u इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे लिखो, व्हाट इज़ x का डेरिवेटिव 1। अब x और x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा सर, ये 1 आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या आया सर, 1 प्लस लॉग एक्स आया। ये आया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझा? हाँ सर। अब स्टेप नंबर 2 क्या था सर, सर एफ डैश ऑफ एक्स को ना 0 के इक्वल रखने का, तो रखो इसको 0 के इक्वल, तो 1 प्लस लॉग एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चा लोग, सर लॉग एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1। अब लॉग का कोई बेस नहीं होता है ना, तो ई होता है। तो अगर आपको एक्स का वैल्यू ढूंढना है तो कैसे क्या करने का काम, सुनो ध्यान से। ये जो बेस है इसको इधर बेस देने का, और ये जो नंबर है उसको पावर में, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको e रेस टू -1। व्हाट इज e रेस टू -1 का मतलब सर, 1/e। व्हाट इज e रेस टू -1 का मतलब 1/e। सबको ये समझा? सर वापस एक बार बताओ। देखो आपका फंक्शन था x इंटू लॉग एक्स, तो इसको हमने u इंटू वी रूल से सॉल्व किया, तो x ऐसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब log x को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये आएगा आपका 1 प्लस
लॉग एक्स आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखो, तो 1 प्लस लॉग एक्स 0 के इक्वल रखा तो लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। लॉग एक्स का कोई बेस नहीं है तो बेस ई रखने का, जब भी लॉग को उड़ाना है तो ये नंबर को इधर भेजने का, ये जो भी है बेस में, और इसको पावर में भेजने का। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा e⁻⁻1 एंड e⁻⁻1 का मतलब होता है 1/e। ये समझा। अब थर्ड स्टेप क्या होता है सर, थर्ड स्टेप होता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स ढूंढने का। तो उसके लिए क्या करने का, जो एफ डैश ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग, 1/x। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स को कहाँ पे ढूंढने का, जब एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1/, तो डालो इसमें एक्स के जगह पे 1/, तो एफ डबल डैश ऑफ 1/, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1/x के जगह पे 1/, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ई आएगा, और ई का वैल्यू है ना 2 पॉइंट होता है, तो ई का वैल्यू 0 से बड़ा ही होता है। तो ई का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की मिनिमा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू कितना, 1/e। सबको ये समझा, हाँ सर। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है ना, तो आप क्या करोगे, आपका जो फंक्शन है क्वेश्चन का, इसमें आप x के जगह पे कितना पुट कर दोगे, 1/, तो क्या आएगा f ऑफ 1/, सो ये हो जाएगा 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना। 1/e को आप ऐसे रखो, लॉग ऑफ a/b क्या होता है बच्चा लोग, log 1 माइनस लॉग e। व्हाट इज़ लॉग ऑफ 1, सर लॉग ऑफ 1 0 होता है, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना, दैट विल बी -1/e। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है इसका, सॉरी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमा है ना, तो मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू आएगा। सो व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, -1/e। बोलो, समझा सबको, हाँ सर। वापस एक बार बताओ सर। देखो आपको फंक्शन दिया था x इंटू लॉग एक्स, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने का, कैसे करने का, u इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। लॉग एक्स को ऐसे रखो, x का डेरिवेटिव 1, तो x कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया 1 प्लस लॉग एक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने का, तो 1 प्लस लॉग एक्स 0 के इक्वल आ गया, तो लॉग एक्स किसके इक्वल आएगा, -1 के। लॉग एक्स का कोई बेस नहीं है तो बेस ई है। अब लॉग को हटाने के लिए हमेशा बेस को इधर शिफ्ट करने का, जो भी है नंबर है पावर में, तो x का वैल्यू आ जाएगा e⁻⁻1। e⁻⁻1 का मतलब होता है 1/। अब इसका वापस से डेरिवेटिव करने का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x। अब इसमें आपको क्या करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में x के जगह पे 1/e डालना है, तो नीचे 1/e आ गया, 1/e ऊपर जाके e हो जाएगा, और e का वैल्यू है ना 0 से तो बड़ा होता ही है, तो e ग्रेटर देन 0 आया, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो आपका फंक्शन मिनिमम कहाँ पे है, जब x का वैल्यू 1/e था। अब इसका वैल्यू ढूंढने के लिए आप क्वेश्चन में x के जगह पे 1/e डालो, तो ये हो जाएगा 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e। लॉग ऑफ 1/e का मतलब होता है log 1 माइनस log e। log 1 तो 0 होता है, इसको इग्नोर करो, log e 1 होता है, तो ये -1 आ गया। व्हाट इज -1 इंटू 1/e, -1/e, ये इसका मिनिमम वैल्यू। समझा सबको, हाँ सर, क्लियर है। आ जाओ अभी लास्ट सम पे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म। फोर्थ सम देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स आपको दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है, आता है एग्जाम में। कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है x² प्लस 60x प्लस कितना 50। फिर से आपको प्राइस दिया है, बट आपको प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट के लिए बच्चा लोग क्या चाहिए, रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू का फॉर्मूला, सर रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस इनटू डिमांड। सो प्राइस क्या है सर, सब प्राइस है 1 का 180 माइनस एक्स। हमने डिमांड भी कितना क्वांटिटी किया सर, x यूनिट्स, देखो यहाँ पे लिखा है x यूनिट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करो, 180x माइनस कितना x², ये आपका रेवेन्यू आ गया। अब आपके पास कॉस्ट भी, आपके पास रेवेन्यू भी, आप क्या ढूंढ सकते हो सर, प्रॉफिट। व्हाट इज़ प्रॉफिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो प्रॉफिट को पाई लिखने का, पाई इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा। अब रेवेन्यू क्या है आपका सर, सर रेवेन्यू है 180x माइनस x²। व्हाट इज़ कॉस्ट फंक्शन, सर कॉस्ट इज़ x² प्लस 60x प्लस 50। जब आप अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ध्यान से देखो, 180x, ये 180x है, ये 180x है, और ये माइनस 60x, तो सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। ये माइनस x² है और ये भी माइनस x² है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा सर, -50 हो जाएगा। तो ये आपका है प्रॉफिट का फंक्शन। बोलो ये समझा सबको, हाँ सर। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो प्रॉफिट का फंक्शन को f ऑफ x मान लेने का, क्या मान लेने का, f ऑफ x। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू कितना, 120x माइनस 2x² माइनस 50।
अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो. व्हाट इज 120x का डेरिवेटिव 120. व्हाट इज 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x. 50 का तो जीरो होता है. अब एफ डैश ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखोगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखो. तो 120 माइनस 4x विल बी इक्वल टू जीरो. तो 120 का वैल्यू किसके इक्वल होगा 4x के. 4 से डिवाइड करो तो आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा. ये भी सबको समझा. हाँ सर. अब डबल डेरिवेटिव करने का, तो डबल डेरिवेटिव के लिए एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करने का. 120 का 0 माइनस 4x का -4. सो जो इसका डबल डेरिवेटिव आया वो कितना आया -4 आया. -4 आया मतलब 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा आया. सर 0 से छोटा आया, बराबर है. तो क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स का कौन सा वैल्यू 30. देखो इसमें हम 30 पुट भी करेंगे तो भी -4 ही आएगा. तो आपको जो वैल्यू मिला उधर ही मैक्सिमा बोलना है. ठीक है. अब ये लोग ने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है क्या, नहीं ना, खाली नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है. देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू कितना 30. एक बार वापस पूरा समझो. देखो आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया है x² + 60x + 50. अब रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू डिमांड. सो प्राइस इज 180 माइनस एक्स और डिमांड हमने x क्वांटिटी का किया तो इसको x से मल्टीप्लाई करो. ये हो जाएगा 180x माइनस x². प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो रेवेन्यू इज 180x माइनस x². कॉस्ट इज x² + 60x + 50. अब 180x में से 60x गया तो 120x बचेगा. -x² हो गया -2x². माइनस इंटू प्लस हो गया -50. अब ये प्रॉफिट फंक्शन का आपको क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है ना. तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स मानने का. अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो. 120x का डेरिवेटिव 120 -2x² का -4x. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया. अब फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रखो. तो 120 माइनस 4x 0 के इक्वल होगा तो 120 विल बी इक्वल टू 4x. 4 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 30. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो इसका. तो 120 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 आ जाएगा. अब इसमें आप 30 पुट भी करोगे तो भी -4 ही आएगा. सो -4 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, 0 से छोटा. तो ये पॉइंट क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया. तो जब 30 यूनिट सेल करोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. समझा. हाँ सर. इस तरह से आपका पूरा मैंने डेरिवेटिव्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है. आपको देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है. ये जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन गारंटीड 4 मार्क का था. आपको अच्छे से करना है. मैक्सिमा मिनिमम आपको अच्छे से करना है. 2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लो और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा कर लो. ये चैप्टर का पूरा 9 मार्क आपका श्योर हो जाएगा. क्लियर. सो जिसको भी ये चैप्टर में तकलीफ़ है या आपको क्विकली रिवाइज करना है 2 घंटे के अंदर, तो आप ये चैप्टर का वीडियो देख लेना. मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए. और किसी को भी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपका क्लियर कर दूंगा. और आप प्लीज़ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसको भी इसका ज़रूरत है उनका भी हेल्प हो जाए. एंड प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करो वीडियोज़ को. ठीक है. चलो बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.